गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपनी यूनिट चल रही थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, सरफेस टेंशन। प्रॉपर्टी का नाम था सरफेस टेंशन। पढ़ लिया था अपन ने। ये जनरली हाँ होता है, वाटर और एयर के इंटरफेस के ऊपर आपको देखने को मिला था ये फिनोमेना, है ना। तो आज इस सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इस सरफेस टेंशन को अपन अप्लाई कहाँ करते हैं या कहाँ कहाँ अपने को ये सरफेस टेंशन देखने को मिलता है। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर फोर्स की जब स्टडी करेंगे उस टाइम अपन ये फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से दे रखा हो कि सरफेस टेंशन फोर्स कंसीडर करना है तो उस टाइम आप ऐसा ना करें कि आप ये बोल दें कि सर ने कहा था कि सरफेस टेंशन फोर्स कंसीडर नहीं करना है। अगर कहीं पे सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है तो आपको सरफेस टेंशन फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आप जब भी डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें फोर्स को, सरफेस टेंशन फोर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अपन एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि कई तरीके के फॉर्मेशन होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड के अंदर जैसे बबल फॉर्मेशन होता है ना, ड्रॉप फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखा जाता है कि जैसे अगर कोई भी बाथरूम का बबल बनता है ना, आप देखेंगे कि बबल और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है। जब भी बबल या ड्रॉप बनता है तो कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस रहता होगा उनके बीच में। उस प्रेशर डिफरेंस की बात करूँ, आपने देखा होगा बबल फॉर्मेशन होता है, थोड़ी देर बाद वो बबल क्या हो जाता है, वो फूट जाता है बबल, है ना। वो हो सकता है कि उसका इनर प्रेशर ज़्यादा हो या हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो। उस प्रेशर कहीं पे भी अगर प्रेशर की वैल्यू दोनों में से ज़्यादा होगी तो अगर वो बबल है उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएगा और आपका बबल है वो फूट जाता है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बबल की। अगर बबल नहीं सॉरी सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्रॉप फॉर्मेशन। तो बात करते हैं नंबर 1 पे ड्रॉप फॉर्मेशन। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये है कि ड्रॉप अपन बोलते किसको, ये ड्रॉप है क्या, ड्रॉप फॉर्मेशन। ड्रॉप अपन किसको बोलेंगे, ड्रॉप अपन किसको बोलेंगे ड्रॉप कि अगर इनसाइड और आउटसाइड का अगर लिक्विड है वो अलग अलग है या उसका मीडियम है वो अलग अलग है, तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, बबल बोलेंगे, सॉरी ड्रॉप बोलेंगे। अगर ड्रॉप की बात करूं मैं तो मान लो अगर हो सकता है कि इनसाइड क्या हो, लिक्विड, और बाहर क्या हो, एयर, या हो सकता है इनसाइड एयर हो और बाहर पूरा क्या हो, लिक्विड हो। दोबारा समझने की कोशिश करना, अपन ड्रॉप किसको बोलेंगे, अगर इनसाइड इस ये जो ड्रॉप है इसके इनसाइड और आउटसाइड में जो भी लिक्विड है उसका या जो भी फ्लूइड है वो देख लो आप अलग है, क्योंकि बाहर एयर है और अंदर क्या है, लिक्विड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे। तो ये किसकी ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है इन एयर। और ये क्या है, ये एयर ड्रॉप है, लिक्विड आपने जनरली देखा होगा, है ना। क्या लिक्विड की ड्रॉप अगर एयर में आपने देखा हो, लिक्विड की ड्रॉप भी देखी होगी। और अगर लिक्विड मान लो आप बहुत सारा वाटर रखा हुआ है कंटेनर के अंदर तो उसके अंदर एयर की ड्रॉप भी होती है ना। तो दोनों केस हो सकते हैं, एयर की ड्रॉप इन लिक्विड या लिक्विड ड्रॉप इन एयर। तो ये दो टाइप की ड्रॉप फॉर्मेशन है। तो ड्रॉप फॉर्मेशन के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या है कि जो इनसाइड और आउटसाइड जो आपका जो भी लिक्विड है या जो भी फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ये ड्रॉप फॉर्मेशन की कंडीशन है। तो अपन इस ड्रॉप के बारे में देखते हैं कि ड्रॉप जब फॉर्मेशन हुई, ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ तो प्रेशर का कितना डिफरेंस था वो अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। डेल्टा पी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एनालाइज कर रहा हूं किसको, ड्रॉप फॉर्मेशन। जब ड्रॉप फॉर्मेशन को अपन एनालाइज करते हैं तो किसी भी चीज को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको क्या करना होगा, उसका कट सेक्शन आपके पास होना चाहिए, है ना। किसी भी चीज को अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे आप एनालाइज करते हो उसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, आप उसे कट सेक्शन देखते हो कि उसको कट करके देखते हो कि आप एक सेक्शन पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही दूसरे वाले पे लगेगा। तो अपन बात करते हैं, तो मान लो अगर ये आपको पता चल गया कि ड्रॉप के अंदर इनसाइड और आउटसाइड जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है वो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब जैसे मैंने ये ड्रॉप बनाई, ये बच्चों ड्रॉप, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन गई, इसको थोड़ा सीधा बना दिया। इसका मैंने कट सेक्शन ले लिया, मतलब एक पार्ट ले लिया, हाफ पार्ट लिया। अगर इसको इधर इतनी और होगी तो ये पूरी ड्रॉप हो जाएगी। अब देखोगे ये सरफेस
अगर ये ड्रॉप थी, मान लो लिक्विड ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो ये अंदर मान लो लिक्विड है इसके, और बाहर क्या है ये। तो आप बच्चों देख के बताओ इसको, एक बार देखना और सोचना कि इसके साथ कितनी इंटरफेस आ रही है। लिक्विड और एयर की कितनी, देखो अंदर लिक्विड, ठीक है, तो ये जो बाहर वाली ये जो लेयर है वो भी लिक्विड है, और उसके जस्ट बाहर क्या है, एयर। तो लिक्विड और एयर के बीच में कितनी इंटरफेस है, एक इंटरफेस आ रही है इसके बीच में। अगर एक इंटरफेस आ रही है, इसका मतलब इसके ऊपर अगर सरफेस टेंशन की बात करूंगा तो एक ही लेयर होगी या एक इंटरफेस होगी। क्योंकि बच्चों अगर जब बात करूंगा मैं बबल की, तो उस केस में आपको पता होगा अगर बबल होता है उसके अंदर इनसाइड और आउटसाइड जो भी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उस केस में एक सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास अगर ये ड्रॉप है तो ड्रॉप के केस में आप देख सकते हो अंदर पूरा ये लिक्विड ड्रॉप है, तो अंदर पूरा लिक्विड है, मान लो वाटर है, और बाहर जस्ट उसकी क्या है, एयर है। तो ये लिक्विड और ये एयर, तो एक ही इंटरफेस में काम आ रही है। तो आप देख सकते हो एक इंटरफेस काम आ रही है। अब अपन देखते हैं कि प्रेशर डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस कितना है इनके बीच में। तो कितने फोर्स लग सकते हैं इसके ऊपर आप देख सकते हो। एक तो सरफेस, क्योंकि अपन सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन बताओ, सरफेस टेंशन फोर्स कितना होगा। अगर एक इंटरफेस काम आ रही है तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब आप बताओ कि लेंथ अगर ये हाफ पार्ट मैंने लिया है तो कितनी लेंथ काम में आ रही है, जितना इसका पेरीमीटर होगा उतनी लेंथ काम आ रही है। जैसे अगर कोई भी ऐसी कोई सरफेस होती उसकी लेंथ मान लो L होती, लेकिन अब तो मेरे पास ये पूरा पेरीमीटर काम आ रहा है, उसको पेरीमीटर कितना है टोटल 2 पाई है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स यही होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब बच्चों ये बताओ कि सरफेस टेंशन फोर्स को बियर कौन कर रहा है, इसको काउंटर कौन कर रहा है। अगर सरफेस टेंशन फोर्स इधर की साइड लग रहा है तो एक फोर्स ऐसा भी होगा, एक फोर्स ऐसा भी होगा जो उसको रोके रखा हो, तभी तो वो ड्रॉप बनी रहती है। कि तो ड्रॉप क्या होगी, फूट जाएगी, है ना। तो एक फोर्स कौन सा होगा, वो होगा प्रेशर फोर्स। तो आपको पता है प्रेशर फोर्स कौन सा कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो जो प्रेशर फोर्स होगा, और प्रेशर लगाएगा कौन, उस लिक्विड के अंदर का, इस ड्रॉप के अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो प्रेशर फोर्स। मान लो प्रेशर में डिफरेंस डेल्टा P है और इस बबल का एरिया, इस ड्रॉप का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फोर्स थे, ये दोनों काउंटर कर रहे थे एक दूसरे को, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, अगर ये ड्रॉप है वो सस्टेन करती है, अगर ये नहीं फूट रही, इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों फोर्स इक्वल होते हैं तो डेल्टा P इनटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 2 पाई। क्या यही होना चाहिए। जो चीजें कैंसिल हो रही है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेल्टा P की वैल्यू निकाली जाए तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन। तो बच्चों ये डेल्टा P जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा P। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि मैंने डेल्टा P लिख दिया, डेल्टा P है क्या। देखो ये डेल्टा P है क्या, मैं किसी भी एक ड्रॉप की बात करता हूँ, मान लो इस ड्रॉप कोई भी एक ड्रॉप थी, उसके अंदर अगर प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर T1 था, है ना, तो ये डेल्टा P क्या होता है, T1 माइनस T एटमॉस्फेयर। अगर आपको इस बबल के अंदर इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो आप बोलोगे कि T1 एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, डेल्टा T प्लस T एटमॉस्फेयर। क्योंकि आप जब भी स्टडी करोगे तो आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप माइनस कर नहीं पाओगे। तो इतना एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस डेल्टा P, तो ये आपका डेल्टा P है। तो आप सिंपल सा ड्रॉप के केस में ऐसे आप प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P निकाल सकते हो। तो डेल्टा P की वैल्यू आप इसमें छोटा सा लिमिट चला जाता है, कई बार आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू दे देंगे और जो ड्रॉप है उसकी आपको रेडियस दे देंगे कि इतनी रेडियस है और सरफेस टेंशन इतना है, तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो आप इजीली इसे निकाल सकते हो। ये केस था ड्रॉप का। लेकिन बबल के केस में क्या होता है, देखो बबल के केस में ध्यान से समझना इसको, बबल के केस में क्या होता है। अगर मैं बबल की बात करूं, मैंने ड्रॉप के बारे में बताया था कि ड्रॉप के अंदर इनसाइड और आउटसाइड जो भी लिक्विड होगा, एक हो सकता है अंदर की साइड एयर हो और बाहर की साइड क्या हो, लिक्विड हो, या अंदर की साइड लिक्विड हो, बाहर की साइड एयर हो। लेकिन जब बबल की बात करता हूं तो बबल के अंदर आपने देखा होगा बबल बनता है तब अंदर एयर है और यहाँ पे एक लिक्विड की लेयर होती है, वाटर की लेयर है मान लो, और यहाँ बाहर क्या होगा, फिर एयर।
इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉप और बबल में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके अंदर देखो इनसाइड और आउटसाइड जो भी फ्लूइड है वो क्या है, सेम है, लेकिन ड्रॉप के अंदर वो फ्लूइड सेम नहीं होता है। तो अगर आपको पता होगा कि सरफेस टेंशन होता है वो अगर एक लिक्विड एयर की इंटरफेस बन रही है तो वहाँ पे एक सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो एयर लिक्विड एक लेयर तो ये बन गई इनसाइड, एक बाद में फिर लिक्विड एयर एक लेयर और बन गई। इसका मतलब कितनी लेयर बन रही है लिक्विड एयर की, 2 लेयर बन रही है। इसमें जो भी फोर्स लगेगा, जैसे मैं अब इस केस में अगर मैं इसको ही हाफ पार्ट करके बनाऊं तो 2 टाइप के फोर्स होंगे, इसमें 2 बना दूं मैं, एक इनसाइड वाले पे और एक इस वाले, ठीक है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो अगर इस केस में अगर मैं सरफेस टेंशन फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा बच्चों, सरफेस टेंशन फोर्स, तो ध्यान से देखना, अब की बार सिग्मा इंटू 2 पाई आर प्लस सिग्मा इंटू 2 पाई आर, कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, है ना। ये जो सिग्मा इंटू 2 पाई क्यों आएगा आपको बता दूं फिर, क्योंकि अब की बार कितनी इंटरफेस काम आ रही है, जितना सरफेस टेंशन यहाँ लग रहा है एक लेयर और बन रही है, तो दोनों केस का ऐड होगा तो आपको पता चल जाएगा कितना ये हो रहा है, 2 सिग्मा पाई आर प्लस 2 सिग्मा पाई आर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 सिग्मा पाई आर। तो ये तो हो गया आपका सरफेस टेंशन। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है बबल और उसमें, इसमें जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 इंटरफेस काम आ रही है तो दोनों का आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और दूसरा सेम अगर प्रेशर फोर्स की बात करूंगा तो वो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर ही होगा, और इसको इसके साथ इक्वेट कर देना, और सारी कहानी सेम है। जब इसको आप डेल्टा पी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 4 सिग्मा 4 आर, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, 4 सिग्मा 4 आर। तो ये है आपका बबल सॉल्यूशन। तो पता चला आपको बबल और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। देखो होता क्या है, एग्जाम में अपन भूल जाते हैं बहुत बार, क्योंकि बबल और ड्रॉप में कंफ्यूजन ये रहता है कि किसमें फॉर्मूला 4 सिग्मा आएगा, किसमें आएगा 2 सिग्मा आएगा, है ना। तो सिंपल सा, अगर आप बबल की बात करो तो बबल के अंदर 2 सरफेस आ रही है, 2 इंटरफेस काम आ रही है, तो 4 सिग्मा होगा, अगर एक आती है तो 2 सिग्मा होगा, ठीक है। तो ये आपका बबल और ड्रॉप दोनों कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक छोटा सा एक और आता है लिक्विड जेट फॉर्मेशन। देखो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से अब कैसा भी कुछ भी फॉर्मेशन करना हो तो आराम से कर सकते हो। अगर आप जेट की बात करते हो, ये मान लो जेट है, इसकी लेंथ L है और ये क्या है D, ठीक है। तो अगर इस केस में आपको निकालना है, अगर सरफेस टेंशन की आप बात करते हो तो सिंपल सा आपकी बात सिग्मा, अगर लेंथ कितनी है ये L और ये L 2L इंटू 2L प्लस D, और डेल्टा पी प्रेशर निकालना है तो डेल्टा पी इंटू इसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया मतलब कितना होगा, लेंथ L इंटू। तो यहाँ से आप किसके वाटर जेट के केस में भी आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी डेल्टा पी। तो आप तीनों केस में क्या निकाल सकते हो, डेल्टा पी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। ये तीनों टाइप की फॉर्मेशन थे। अब कई बार क्या पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या है देखो, कि आपको एक बबल को क्या करना है, बबल ब्लोइंग, आपको एक बबल बनाना है ना, ब्लो करना है, ब्लो करना मतलब सुलाना उसको, R1 रेडियस से कहां तक लेके जाना है, R2 रेडियस। तो ये इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर कि आपको क्या करना है, बबल को ब्लो करना है R1 से लेके R2 तक। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या इस R1 रेडियस से R2 रेडियस तक आपको ब्लो करने के लिए आपको कितना सरफेस एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इस केस में जो वर्क डन है वो जैसे सरफेस एनर्जी है, वो एनर्जी वर्क डन के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है। तो आपको सरफेस एनर्जी का मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि सरफेस एनर्जी होती है सिग्मा इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी कितनी होती है, यही क्या होता है आपका वर्क डन होता है सिग्मा इंटू, और मैंने ये भी बताया था कि सरफेस टेंशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन सरफेस एरिया।
तो अगर आपको सिग्मा, उस केस में अगर सिग्मा की वैल्यू गिवन हो, सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन हो और अगर सरफेस एरिया पता हो तो इजीली आप बता सकते हो कि कितनी आपको एनर्जी, क्योंकि एनर्जी अगर बात की जाए तो एनर्जी और वर्क दोनों एक ही फॉर्म है ना, बस नॉन डिग्रेडेबल और ग्रेडेबल वाली बात है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अपन देखते हैं कि ये मेरे पास एक बबल है, इसकी रेडियस है R1 और अब मुझे इसे कैसे करना है, इसको R2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको फ्लो करना है। तो अगर सरफेस एनर्जी की बात करता हूँ तो आप खुद बताओ, सिग्मा और इसका एरिया का स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई R1 स्क्वायर। अगर इसकी सरफेस एनर्जी की बात करता हूँ तो कितना होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, इतना ही है सरफेस एरिया। अब आपसे बोलेंगे सरफेस एनर्जी फर्स्ट है, ये सरफेस एनर्जी सेकंड है, तो अगर आपको क्या निकालना, वर्क निकालना है या वर्क रिक्वायर्ड निकालना है कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, तो आप सिंपल सा डेल्टा आई कर दो, दोनों में डिफरेंस निकाल दो, 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा तो दोनों में है कॉमन, तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई सिग्मा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो बच्चों इतना वर्क आपको रिक्वायर्ड होगा इस बबल को क्या करने के लिए, ब्लो करने के लिए आपको इतना वर्क रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अगर आप बबल का, ये बबल का फॉर्मूला आपको बताएं, उसमें सरफेस एरिया 2 बार आता है, ये बबल का नहीं है थोड़ा सा, ये किसका है, ड्रॉप का है, ये किसका है, ड्रॉप ब्लोइंग है ना। बबल ब्लोइंग के केस में मैं आपको, बबल ब्लोइंग के केस में अपन क्या करते हैं, सो बबल की बात करूं, उस केस में जो सरफेस एरिया है वो आपका क्या आएगा, ट्वाइस आएगा, है ना, ट्वाइस सरफेस एरिया होता है, तो उस केस में अलग होगा। ये किस केस में है आपका, ड्रॉप ब्लोइंग है, क्योंकि ड्रॉप ब्लोइंग में था सिंपल सा अपन एक ही सिग्मा लेते थे, दो सिग्मा नहीं लेते थे, एक सिग्मा लेते थे, है ना। अगर मैं सो बबल की बात करूं, अब इसी केस में अगर सो बबल की बात करता हूं, अगर सो बबल की बात करता हूं, पहले वाला किसका केस था, ड्रॉप का केस था। अगर सो बबल की बात करता हूं उस केस में अगर सरफेस एनर्जी अगर फर्स्ट की बात करूं, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा इनटू सरफेस एरिया, और SE2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा इनटू सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे सर 2 सिग्मा इनटू 4 पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। सिंपल वो सारा केस वही है, यहाँ R1 रेडियस है, यहाँ कौन सी रेडियस है, R2 रेडियस है, R1 से R2 को आपको इस सो बबल को क्या करना है, ब्लो करना है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, 8 सिग्मा पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 सिग्मा पाई R2 स्क्वायर। जब दोनों में डेल्टा ई निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, कितना हो जाएगा 8 सिग्मा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। एकदम इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। सिंपल सा 8 सिग्मा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक बिगर ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको कितना वर्क डन करना चाहिए, है ना। अगर आपको बिगर ड्रॉप को स्मॉलर, जैसे आपके पास है कि बिगर ड्रॉप, ये बिगर है ना, बिगर आपको दिख रही है, बिगर है, आपको उसको क्या करना है, स्मॉल ड्रॉप में, बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप में क्या करना है, कन्वर्ट करना, ठीक है। मान लो n स्मॉल ड्रॉप में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको कितना वर्क रिक्वायर्ड है, देखो बच्चों वर्क डन आपको निकालना है। अब इसमें एक कंसेप्ट काम में आता है, देखो ऐसे केस कभी कोई भी बड़ी अगर या बिग मॉलिक्यूल हो या बिग ड्रॉप हो, उनको आपको स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल ड्रॉप में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो आपको पता है कि इसको ही आपने इसमें कन्वर्ट किया है। मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2 kg शुगर थी, है ना, मैंने उसको 2 kg को मुझे 100 ग्राम के पैकेट बनाने हैं, तो उन दोनों का अगर वेट की बात करूंगा मैं, है ना, वेट की बात करूंगा तो वेट तो 2 kg का ही आपने 100 ग्राम के पैकेट बनाए। वैसे ही अगर इसका वॉल्यूम की बात करूंगा, अगर इस बिगर का जो वॉल्यूम है, बिगर ड्रॉप का, वो इन सबके वॉल्यूम के सेम ही होगा, है ना। अगर बात की जाए n इंटू इनका जो वॉल्यूम होगा, एक का वॉल्यूम है इंटू n इंटू इनके वॉल्यूम से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मान लो इसकी रेडियस है वो कैपिटल R, इस छोटे वाले की रेडियस हो गया स्मॉल r, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आप करो कितना,
पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर। कैसे ही करते हैं वॉल्यूम इतना ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप इससे आप क्या करो, स्मॉल आर की वैल्यू निकालो। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, अगर देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। स्मॉल आर की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगी r अपॉन n की पावर 1/, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू है। अगर अब आपको सरफेस एनर्जी निकालनी है, अब आपको क्या करना है, सरफेस एनर्जी निकालनी है। अब आपको निकालनी है सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो आपको पता है दो केस हो गए सरफेस एनर्जी के। एक की सरफेस एनर्जी आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, इतनी होगी बिगर ड्रॉप की। अगर स्मॉलर ड्रॉप की बात करता हूँ, ये सरफेस एनर्जी होगी मेरे पास फर्स्ट, ठीक है। अगर सरफेस एनर्जी सेकंड की बात करूंगा तो वो कितनी होगी, सरफेस एनर्जी अगर सेकंड की बात करूँ तो n इंटू, अगर एक की है आपके पास 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो मेरे पास ऐसी कितनी है n, ठीक है। तो इससे आप क्या निकालो, ऐसी निकालो, n इंटू 4 पाई सिग्मा, और इस r की जगह तो मैंने ये वैल्यू निकाली r इक्वल्स टू, इस r की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, r अपॉन n की पावर 1/3 का, बस। आप ये AC1 और AC2 आपने दोनों की सरफेस एनर्जी निकाल ली। और अब आप क्या करो, इस वाले में से 1 में से 2 को माइनस कर दो, है ना। आप 1 में से 2 वाले को क्या करो, माइनस करो। तो आप अगर वर्क रिक्वायर्ड आपको निकालना है, अगर आपको वर्क रिक्वायर्ड निकालना है तो आप क्या करते हो, वर्क रिक्वायर्ड कैसे निकालते हो, सरफेस एनर्जी फर्स्ट माइनस सरफेस एनर्जी सेकंड। फर्स्ट आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा n की पावर 1/, ये पूछा है। तो इनको दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आ जाएगा, जो भी होगा। तो आपको सिंपल सा अगर आपसे पूछे कि वर्क रिक्वायर्ड बताओ, है ना, तो अब वर्क रिक्वायर्ड आपसे पूछे, आपको बोल दे कि आपको एक बिगर ड्रॉप है, उसको आपको 1000 स्मॉल ड्रॉप में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और उस बिगर ड्रॉप की रेडियस दे दे, सरफेस टेंशन दे दे, तो आप इजीली आप वर्क रिक्वायर्ड बता सकते हो कि कितना वर्क आपको रिक्वायर्ड रहेगा इस केस के अंदर, है ना। तो ये सिंपल सा था। अब एक कंसेप्ट और है, देखो वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ लिक्विड। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है। देखो ये वेटिंग और नॉन वेटिंग क्या है। वेटिंग का मतलब अगर मैं बात करूं कि वेटिंग का मतलब वेट होता है गीला। अगर मैं कोई भी लिक्विड की बात करता हूं, अगर वो ग्लास की सरफेस को गीला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल सा देसी भाषा में अगर समझना है आपको कि अगर वो उस सरफेस को गीला कर रहा है मतलब उसके ऊपर चिपक रहा है, चिपक रहा मतलब खेल रहा है उसके साथ उसके ऊपर, तब आप बोलोगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, वेटिंग हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ ये है, अगर कुछ ऐसी सरफेस बन रही है इसका मतलब क्या हो रही है, वेटिंग, और अगर ऐसी सरफेस बन रही है तो क्या हो रही है, नॉन वेटिंग। सिंपल सा अगर समझा जाए। देखो अब ये वेटिंग और नॉन वेटिंग कब होगी, अगर बात करूँ सबसे पहले मैं किसकी, वेटिंग की बात करता हूँ, तो वेटिंग देखो बच्चों कब होगी, अगर बात की जाए वेटिंग की, सिंपल सा देखो इफ एडिशन इज मच मोर ग्रेटर देन कोहेशन देन वेटिंग ऑफ सरफेस टेक प्लेस। अगर आपके पास एडिशन क्या है, अगर एडिशन इज मच ग्रेटर देन कोहेशन, अब आपको पता चलेगा कि एडिशन और कोहेशन मैंने बताया भी था
एडिशन क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, उसको एडिशन बोलते हैं। अगर दो सेम टाइप के फ्लूइड या लिक्विड के बीच में अगर फोर्स लगता है या सेम मटेरियल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। अगर डिफरेंट मटेरियल के बीच में अगर जो फोर्स लग रहा है, जैसे मेरे पास एक ग्लास प्लेट थी, उसके ऊपर मैं वाटर की ड्रॉप रखता हूँ, है ना, तो अगर वहाँ पे एडिशन ज़्यादा होगा तो उसकी सरफेस कैसी होगी, ऐसी, है ना। तो अगर ऐसी सरफेस बन रही है तो आप क्या बोल सकते हो, आराम से यहाँ पे क्या हो रहा है, वेटिंग ऑफ फ्लूइड हो रहा है। और इस केस में आपको सिंपल सा बच्चों दिख रहा है यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो कॉन्टेक्ट एंगल है, थीटा जो कॉन्टेक्ट एंगल है उसकी वैल्यू हमेशा, अगर आपसे एग्जांपल में पूछ सकता है कि थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, यहाँ लेस देन π/2 ग्रेटर देन π/2 कितनी रहती है, और आप इजीली बता सकते हो बच्चों कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है, लेस देन, आप देख भी सकते हो ये थीटा है, ये 90 है, ये थीटा लेस देन π/2 है, थीटा 90 डिग्री से क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। तो अगर एडिशन इज मच ग्रेटर देन कोहेशन, देन द प्रोसेस ऑफ वेटिंग टेक प्लेस, ठीक है। अगर अपन बात करें अब नॉर्मल वाटर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 21 से, आपसे कभी पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल वाटर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, 21 से लेके 25 डिग्री तक एंगल है। और अगर यही वाटर आपका प्योर है ना, या क्लियर वाटर और प्योर वाटर हो, तो प्योर वाटर अगर होगा तो बच्चों ये इसके ऊपर पूरा फैल जाएगा, है ना, ऐसे ऐसी शेप नहीं बनाएगा। उसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, सॉरी 0 डिग्री रहती है, और वो किस केस में अंदर, प्योर वाटर के केस में। तो आपको समझ में आया वेटिंग ऑफ फ्लूइड क्या वेटिंग क्या होता है ना। अब बात करते हैं अपन, वेटिंग ऑफ लिक्विड की बात होगी, अभी अपन बात करते हैं नॉन वेटिंग। किसकी बात करें, नॉन वेटिंग, बिल्कुल आसान है। अब देखो वेटिंग था कि अगर एडिशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर एडिशन ज्यादा होता है कोहेशन से तो वहां पे क्या होता है, वेटिंग। और इफ कोहेशन इज वेरी हाई, इफ cohesion is much greater than the cohesion is very high, if cohesion is very high in comparison to addition, in comparison to, ये इसकी डेफिनेशन है, in comparison to addition, then the phenomena of non wetting takes place, है ना। तो आपका कौन सा फिनोमेना होगा, नॉन वेटिंग का टेक्स प्लेस होगा। अब आप देख रहे हो नॉन वेटिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोहेशन है वो ग्रेटर देन है एडिशन से, इसका मतलब लिक्विड का जो भी आपने ये लिक्विड लिया है, इस लिक्विड के बीच, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर चिपकने की बजाय इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। तो इसके ऊपर देखो, अगर कांटेक्ट एंगल की बात करूंगा तो कांटेक्ट एंगल कितना रहेगा, इस केस में कांटेक्ट एंगल कितना रहेगा, कांटेक्ट एंगल रहेगा ग्रेटर देन π/2। आप देख सकते हो कौन सा ज्यादा है, कोहेशन ज्यादा है। ये देखो ये फैलने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा है, ये फैल ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है। और मैं एडिशन की बात, अगर यहाँ पे एडिशन ज्यादा था उस केस में देखो, एडिशन मतलब डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में फोर्स लगना, अट्रैक्शन होना। तो देखो ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये रुक नहीं पा रहा है, ये क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है ना। ये एंगल ज्यादा बन रहा है, एंगल क्या थीटा से, ये एंगल थीटा कितना बन रहा था, लेस देन π/2, है ना, थीटा लेस देन π/2। तो ये था वेटिंग। और ये क्या था, वेटिंग मतलब ये देखो ये सरफेस को गीला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादा सरफेस को गीला कर रहा है। तो ये देखो नॉन वेटिंग है, कम सरफेस को गीला कर रहा है। तो ये बच्चों वेटिंग एंड नॉन वेटिंग ऑफ लिक्विड। तो आपको समझ में आया सरफेस टेंशन का कंसेप्ट, यही है सरफेस टेंशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कैपिलरी के बारे में, कैपिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।